करने जा रहे हैं मैनेजरियल रेम्युनरेशन की डायरेक्टर के चैप्टर का आपका सबसे लास्ट टॉपिक, जिसमें 196 से लेकर 205 तक की चर्चा है। क्या कहता है, शुरुआत हम सेक्शन 196 से करते हैं। 196 क्या कहता है, जरा वर्डिंग्स को देखिएगा। सेक्शन 196 के वर्डिंग्स क्या है जी। आइएगा 196 के वर्डिंग्स पर आते हैं। क्या कहता है 196, देखते हैं 196। चलो जी 196 के वर्डिंग्स पर आते हैं। क्या कहता है देखिएगा। कहता है किसी भी कंपनी में एक ही वक्त पे एमडी प्लस मैनेजर एट अ टाइम नहीं होने चाहिए, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। दूसरी बात, कोई भी कंपनी किसी भी एमडी या डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं करेगी। अगर आपने 5 साल से ज्यादा के लिए 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं करोगे, और दूसरी बात 5 साल के लिए अपॉइंट करोगे, तो वो जो चौथे से लेकर 5वां साल है उसके बीच के अंदर आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। रीअपॉइंटमेंट चौथे से 5वें साल में कर सकते हो, पर चौथे साल से पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं करोगे। आगे ये जो सबसेक्शन 2 है 5 साल वाला, ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, प्रोवाइडेड अगर उन गवर्नमेंट कंपनियों ने सेक्शन 137 या सेक्शन 92 का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो तो गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेगा। इसका मतलब गवर्नमेंट कंपनी में जो ये एमडी वगैरह हैं, क्या ये 5 साल से ज्यादा के लिए भी अपॉइंट हो सकते हैं? द आंसर इज यस। आगे बात फिर आता है जी 196 सबसेक्शन 3, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। कहता है कोई भी कंपनी अपॉइंट नहीं करेगी या कंटिन्यू नहीं करेगी एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज अ एमडी, मैनेजर और डब्ल्यूटीडी। ना तो अपॉइंट करेगी ना कंटिन्यू करेगी जो 21 साल से कम है या जो 70 साल प्राप्त कर चुका है। इसका मतलब अगर कोई 68 ईयर्स में अपॉइंट हुआ है 5 साल के लिए, तो 2 साल बाद कंटिन्यू करने के लिए एसआर पास, सॉरी अभी एसआर तो बताया नहीं। पहली बात तो नहीं करेगी। दूसरी बात, आप कर सकते हो, अगर आप 70 साल के हो तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन अगर उसके लिए पास हो गया है तो। अगर मान लीजिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास भी नहीं हुआ तो भी पिक्चर ऐसी है कि वोट जो फेवर में डले हैं वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। वोट इन फेवर ज्यादा है वोट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर आप लेके जाते हो ये पिटीशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लगता है कि यस दिस इज द राइट चॉइस बेबी, आहा, यानी कि इस बंदे को अपॉइंट होना ही होना चाहिए, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देगी। यानी कि वोट्स इन फेवर ज्यादा है वोट अगेंस्ट से, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ आप अपॉइंट कर सकते हो। द आंसर इज यस, कर सकते हो। ठीक है जी। बट अगर मान लीजिए 68 साल में किसी को अपॉइंट किया, तो फिर अब 5 साल के लिए अपॉइंट किया जब वो 68 ईयर्स का था, 2 साल बाद जब वो 70 का हुआ, तो क्या वेदर ही कैन कंटिन्यू? नहीं, बिकॉज लिखा वर्ड कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करने के लिए भी आपको पहले एसआर चाहिए होगा। द आंसर इज यस, पहले एसआर चाहिए होगा। सेकेंड पॉइंट कहता है अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि इंसॉल्वेंट है और इंसॉल्वेंसी से अगर कोई बाहर नहीं निकला है, या किसी भी वक्त अगर उसे पास्ट में इंसॉल्वेंट घोषित किया गया है, तो वो कहते हैं ना, क्या गाना था, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, बस अब उसका कुछ नहीं हो सकता। वो एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर तो नहीं बन सकता। चले, वो व्यक्ति जिसने किसी भी टाइम क्रेडिटर को अपने क्रेडिट को, हिज मतलब पर्सनल कैपेसिटी में अपने क्रेडिटर को पेमेंट सस्पेंड की हो, वो व्यक्ति जिसने किसी भी टाइम अपने क्रेडिटर को पेमेंट सस्पेंड की हो या फिर उनके साथ कंपोजिशन यानी कि सेटलमेंट किया हो, वो भी नहीं बन सकता। वो भी नहीं बन सकता, बिल्कुल वो भी नहीं बन सकता। ओके। जिसने जो कभी भी कन्विक्ट हुआ हो किसी कोर्ट के द्वारा ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ, किसी भी कोर्ट ने जिसको अपराधी माना हो और जिसको सजा हुई हो कितने टाइम की, मोर देन 6 मंथ की, 6 महीने से ज्यादा की जिसे सजा मिली हो, वो भी नहीं बन सकता। बिल्कुल सही, वो भी नहीं बन सकता। ये सजा कहां पे मिली हो, ये सजा कहां पे मिली हो, क्या लिखा है किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में अगर उसे 6 साल की 6 महीने की कम से कम सजा मिली हो, नहीं बन सकता। फिर 196 सबसेक्शन 4 बताता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो या फिर मैनेजर हो, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप शेड्यूल 5 का पालन कर लो और या फिर शेड्यूल 5 का पालन मत करो। अगर तो आप शेड्यूल 5 का पालन नहीं करते, तो शेड्यूल 5 क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स हैं। अगर उनका पालन नहीं करते तो फिर
आपको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी इसके अपॉइंटमेंट के लिए। परंतु अगर आप शेड्यूल 5 का पालन करते हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा अगर आप शेड्यूल 5 का पालन कर रहे हैं? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल इंटीमेशन देंगे MR1 के अंदर कि हाँ जी हमने अपॉइंट कर दिया है, और जिसको भी आपने अपॉइंट किया है उसका अप्रूवल हो जाएगा कहाँ पर? जनरल मीटिंग में। उसका अप्रूवल हो जाएगा कहाँ? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में जो अप्रूवल है, मे आई से इट इज इन द नेचर ऑफ द रेटिफिकेशन। ये रेटिफिकेशन नेचर का ज्यादा है? द आंसर इज यस, ये रेटिफिकेशन नेचर का ज्यादा है। ओके। फिर उसके बाद कहता है विदाउट शेड्यूल 5 कैसे अपॉइंट कर सकते हो? अपॉइंटमेंट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। अब फॉर्म नंबर MR2 फाइल करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल फॉर्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी आपने प्रपोज किया है उसे अपॉइंट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, उसके अपॉइंटमेंट का मॉडिफाइड टर्म एंड कंडीशन भी कह सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कहता है अप्रूवल होगा जनरल मीटिंग के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। अप्रूवल किसके द्वारा होगा? मेंबर्स के द्वारा। जनरल मीटिंग में ही अप्रूवल होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगेन इन द नेचर ऑफ रेटिफिकेशन है। यस, इट इज इन द नेचर ऑफ रेटिफिकेशन है। क्लियर? चले, फिर आता है वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स। अगर मान लीजिए मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में किसी के अप्रूवल को स्वीकार नहीं किया है, यानी कि मेंबर्स ने उसे स्वीकार नहीं किया जिसको आपने प्रपोज किया था, तो फिर अब सवाल उठा जो भी काम उसने किए होंगे, एनी एक्ट डन बाय हिम बिफोर सच अप्रूवल, तो क्या ये वैलिड है या वॉइड है? द आंसर इज वो बिल्कुल वैलिड रहेंगे। यानी कि कोई भी काम जो उसने किए हैं बिफोर सच अप्रूवल वो वैलिड रहेंगे, बिल्कुल वैलिड रहेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं। चले, फिर कहता है चाहे सबसेक्शन 4 हो या 5, दोबारा बोलता हूं, चाहे हो सबसेक्शन 4 या सबसेक्शन 5, दोनों के दोनों गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे और प्राइवेट कंपनी पे भी अप्लाई नहीं होंगे, प्रोवाइडेड इन कंपनियों ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 या फिर 92 में आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल करने में। तो गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी के ऊपर सबसेक्शन 4 और 5 अप्लाई नहीं होंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यह है कि गवर्नमेंट कंपनियों में केवल बोर्ड ही अपॉइंट कर सकता है, या प्राइवेट कंपनी में केवल बोर्ड ही अपॉइंट कर सकता है। देयर इज नो नीड टू गो फॉर मेंबर्स अप्रूवल या फिर नो नीड टू गो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ठीक है, चले। अब देखो जी, अब शेड्यूल 5 की जो हम चर्चा कर रहे थे, अब शेड्यूल 5 के ऊपर आ जाते हैं। शेड्यूल 5 क्या कहता है? शेड्यूल 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2 और एक है पार्ट 3। पार्ट 1 बात करता है क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD और मैनेजर। शेड्यूल 5 का पार्ट 2 बात करता है रेम्यूनरेशन ऑफ द MD, WTD मैनेजर, और पार्ट 3 बात करता है अदर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की। जब मैं पार्ट 2 की बात करता हूं तो पार्ट 2 को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 उन कंपनीज के लिए है जिनका प्रॉफिट एडिक्वेट है। सेक्शन 2 उन कंपनीज के लिए है जिनका प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है, और सेक्शन 3 उन स्पेसिफाइड केसेस के लिए है। सेक्शन 3 किसके लिए है? कुछ स्पेसिफाइड केसेस के लिए है। और सेक्शन 4 में क्या आते हैं? कुछ पर्क्स वगैरह की बात की गई है, और सेक्शन 5 में रेम्यूनरेशन की बात की गई है फ्रॉम द टू कंपनीज। रेम्यूनरेशन फ्रॉम द टू कंपनीज की बात की गई है कहां पर? सेक्शन नंबर 5 के अंदर। ठीक है जी, अब आगे बढ़े। चले, अब सबसे पहले पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 5 की बात करता हूं। पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 5 क्या कहता है कि देखो जी, कुछ प्री कंडीशंस हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ MD, WTD और मैनेजर। वो क्या है? पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 बात करता है, कहता है प्री कंडीशन क्या है कि नो पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ MD, WTD और मैनेजर अगर उसे कभी भी सजा मिली है और इम्प्रिजनमेंट हुआ है फॉर एनी पीरियड यस, या फिर उसे पेनल्टी लगी है 1000 से ऊपर की फाइन की अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। कौन कौन से एक्ट में? टोटल मिलाकर ये 19 एक्ट है जहां पर उसको सजा देने की बात की गई है। अगर उसको कभी भी सजा मिली है इन 19 एक्ट के अंदर, तो फिर, या फिर कभी भी 1000 रुपए से ऊपर का उसके ऊपर फाइन लगा है, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। और आगे बढ़ते हैं। अगर उसे कभी भी डिटेन्ड किया गया है, कहां पर डिटेन्ड किया गया है? द आंसर कोफेपोसा के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर? कोफेपोसा।
मतलब कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ द स्मगलिंग एक्टिविटी के एक्ट के अंदर अगर उसे कभी डिटेन्ड किया गया है तो भी वो बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। फिर कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए क्लॉज ए और क्लॉज बी में एग्जाम्पशन दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, ए और बी में अगर किसी ने भी कोई भी दिक्कत की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर देती है तो बंदे को माफी है, फिर वो अपॉइंट हो सकता है ए और बी दोनों में ही। द आंसर इज यस, दोनों में ही। परंतु अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से एक बार माफी मिलने के बाद आपने फिर ए और बी में फिर कोई पाप कर दिया तो फिर दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होगी। ठीक है ना। चलो सी, अगर उसने बंदे ने 21 साल की उम्र प्राप्त नहीं की है बट 70 साल की उम्र प्राप्त कर ली है तो भी नहीं बन सकता। मतलब 21 से छोटा और 70 साल वाला एंड अबव नहीं बन सकता। प्रोवाइडेड बन सकता है अगर 70 वाला बन सकता है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए। डी ओमिट हो चुका है। ई कहता है ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या है? ही इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो बंदा रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। चले, रेजिडेंट ऑफ इंडिया में कौन आते हैं? रेजिडेंट ऑफ इंडिया में कौन आते हैं? रेजिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड अ पर्सन हु हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ continuous period of not less than 12 month immediately preceding the date of his appointment as a managerial person। रेजिडेंट ऑफ इंडिया में वो सभी लोग आते हैं जो कम से कम पिछले 12 महीनों में इंडिया में रह रहे थे और जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं या बिजनेस और वोकेशन के लिए आए हैं, वो सब रेजिडेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट होते हैं। यस, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि बाकी तो सब है ही हैं मगर ये भी हैं। बाकी तो सब है ही हैं मगर ये भी हैं। बट अगर कोई कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होगी तो उसके लिए रेजिडेंट की कंडीशन जरूरी नहीं है। ओके। फिर कहता है अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और अगर वो मान लीजिए डायरेक्टरशिप ऑफ एमडीडब्ल्यूटीडी मैनेजर बनना चाहता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा लाना पड़ेगा फ्रॉम द कंसर्न इंडियन मिशन अब्रॉड। वीजा पे स्टैंप लगानी पड़ेगी कि वो इस पोस्ट के लिए आ रहा है। फॉर दिस पर्पस सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अलोंग विद द वीजा एप्लीकेशन द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच पर्सनस अपॉइंटमेंट। किस कंपनी में आ रहा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है, मतलब कौन होगा, मतलब किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब। ठीक है। फिर अब आते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 के 5 सेक्शन है। सेक्शन 1 बात करता है उन कंपनीज के लिए जिनका एडिक्वेट नेट प्रॉफिट होगा। जिनका एडिक्वेट नेट प्रॉफिट होगा वहां पर सेक्शन 1 में बात है, और जिनका एडिक्वेट नेट प्रॉफिट नहीं होगा उनकी चर्चा सेक्शन 2 में कर रखी है। अब सवाल उठा कि ये ले देकर एडिक्वेट नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ा सीधा सा है। देखो जी, हुआ क्या कि अगर आपका एडिक्वेट नेट प्रॉफिट है तो हमारा एक सेक्शन 197 है जो कहता है रेम्यूनरेशन पे होगी एज पर द 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अगर आपका नेट प्रॉफिट एडिक्वेट है तो आपको रेम्यूनरेशन पे होगी एज पर द 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ओके। चले, अब हुआ क्या कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मान लीजिए अपने मैनेजरियल पर्सन से। कंपनी ने अपने मैनेजरियल पर्सन को कहा है कि हम आपको साल में 1 करोड़ रुपए की रेम्यूनरेशन देंगे। 1 करोड़ रुपए की। कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 5 करोड़ रुपए का। 5 करोड़ रुपए अगर 11% दे दो तो बना 55 लाख, जबकि आपने वादे कितने कर रखे हैं? 1 करोड़। क्या मैं कह सकता हूं अगर यही प्रॉफिट 5 करोड़ की जगह 50 करोड़ होता तो आप आराम से 1 करोड़ रुपए पे कर सकते थे? यस। मगर आज की डेट में प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, जो आपने वादा किया है उसको पे करने के लिए। यस, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इनएडिक्वेट नेट प्रॉफिट। इसे क्या कहते हैं? इनएडिक्वेट नेट प्रॉफिट कहते हैं। ओके। अब लॉ क्या कहता है? सेक्शन 1 कहता है, पार्ट 2 शेड्यूल 5 सेक्शन 1, कि अगर कंपनियों का नेट प्रॉफिट एडिक्वेट होगा तो रेम्यूनरेशन कैसे पे होगी? एज पर सेक्शन 197 पे होगी। फिर सेक्शन 2 कहता है अगर कंपनियों का नेट प्रॉफिट इनएडिक्वेट होगा या फिर नेट प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर नेट प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या फिर नेट प्रॉफिट ही नहीं है तो फिर सेक्शन 2 पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 5 क्या कहता है? कहता है उस केस में क्या होगा? A company has no profit or its profit are inadequate, it may pay remuneration to the managerial person or other director not exceeding the limit of A or B। यानी कि हायर ऑफ A और B आप पे कर सकते हो। अब A क्या है? A में बेस्ड बनाया गया है इफेक्टिव कैपिटल को। A में बेस किसको बनाया गया है? इफेक्टिव कैपिटल को। कहता है जी बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है,
तो आपकी ईयरली रेम्युनरेशन कितना पे कर सकते हो मैनेजरियल पर्सन को? 60 लाख रुपए तक। ये 60 लाख रुपए ईयरली रेम्युनरेशन है, पर पर्सन है। द आंसर इज यस। फिर ईयरली रेम्युनरेशन अगर मान लीजिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मैं बात करूं तो कितना पे कर सकते हो? अदर डायरेक्टर, अनदर डायरेक्टर में कौन आते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आते हैं। तो इनको कितना पे कर सकते हो? 12 लाख रुपए तक। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ एंड 5 करोड़ से ऊपर है परंतु 100 करोड़ से नीचे है तो आप कितना पे कर सकते हो? 84 लाख या फिर 17 लाख। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर है मगर लेस देन 250 करोड़ है तो आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को 120 लाख और अदर डायरेक्टर को 24 लाख पे कर सकते हो। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या 250 करोड़ से ऊपर है तो आप एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर को 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ पे कर सकते हो और इनको 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ पे कर सकते हो। ठीक है। आगे, अब ये जो लिमिट दी गई है क्या इस लिमिट से भी ऊपर की रेम्युनरेशन आप पे कर सकते हो? हाँ, पे कर सकते हो। अगर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है बाय द शेयर होल्डर वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन है। तो यानी कि ये जो लिमिट दी गई है इस लिमिट से ऊपर आप पे कर सकते हो रेम्युनरेशन, जितना मर्जी पे करो, ऊपर तक कोई कैप नहीं है, प्रोवाइडेड आप स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास कर ले हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब इफेक्टिव कैपिटल की लिमिट कैसे निकाली जाती है? इफेक्टिव कैपिटल इज नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल इन हैंड। आपके हाथों में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है दैट इज कॉल्ड एन इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकाली जाती है? सबसे पहले पेड अप कैपिटल लीजिए कंपनी की, उसमें ऐड कीजिएगा रिजर्व एंड सरप्लस को, एक्सक्लूड कर दीजिएगा रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व को, फिर उसमें लॉन्ग टर्म लोन्स को ऐड कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्राइमरी एक्सपेंसेस या फिर आपके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कोई है जो कि आपके बिजनेस से बाहर आपने इन्वेस्टमेंट किए फालतू की, उनको माइनस कर दीजिएगा। इफेक्टिव कैपिटल को किस दिन चेक किया जाता है? देखो जी, अगर कंपनी का पहला साल है तो फिर तो जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा है उस दिन की इफेक्टिव कैपिटल देखी जाएगी, मगर मगर अगर पहला साल नहीं अगले किसी साल में अपॉइंट कर रहे हो तो लास्ट ऑडिटेड की फिगर्स देखी जाती है। उसके बाद पैरा नंबर बी, ये क्या कहता है? कहता है अगर मैनेजरियल पर्सन या फिर अदर डायरेक्टर की बात करूं अगर ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में है। प्रोफेशनल कैपेसिटी का मतलब खुल के तो नहीं लिखा मगर दबी दबी भाषा में लिखा है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में कौन होगा? जिसके पास कोई भी शेयर कैपिटल नहीं होगी कंपनी की होल्डिंग की, सब्सिडरी की, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और नॉट इवन थ्रू एनी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर लाइक किसी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह के थ्रू, या फिर जिसका कोई भी इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा डायरेक्टर के साथ या फिर प्रमोटर ऑफ द कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी के साथ 2 साल पहले कभी भी या फिर जुड़ने के बाद कभी भी, जो कि ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन प्रोसेस करता होगा प्लस जिसके पास एक्सपर्टाइज होगी इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, तो ये बंदा कहलाएगा क्या? प्रोफेशनल कैपेसिटी में। तो दोबारा बोलो, प्रोफेशनल कैपेसिटी में कौन कौन आएगा? प्रोफेशनल कैपेसिटी में कौन कौन आएगा? पहली बात, जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी, चाहे मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर इवन किसी स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर के थ्रू भी ना क्यों ना कहूं मैं, जिसको हाँ जी, जिसका डायरेक्टर या प्रमोटर से कोई भी रिलेशन पिछले 2 साल में कभी भी या करंट ईयर में कोई नहीं है, एंड जो कम से कम ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन होल्ड करता है प्लस एक्सपर्टाइज है इन द फील्ड रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आप एम्प्लॉय हैं और आप शेयर होल्ड करते हैं अप टू 0.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल जो कि आपको ईसॉप्स में मिले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरेस्ट में नहीं माने जाएंगे, ये इंटरेस्ट में नहीं माने जाएंगे। अगली बात, मैंने कहा जी रेम्युनरेशन कितनी मिलेगी? पैरा ए और पैरा बी विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा वो मिलेगा। कैसे मिलेगी? हायर ऑफ द लिमिट अंडर ए और बी। अच्छा, ए के लिए इफेक्टिव कैपिटल की एक लिमिट दे रखी है, इस लिमिट तक ओआर, इस लिमिट से ऊपर जितना मर्जी चले जाओ एसआर। ये कहता है क्या होगा? ये कहता है क्या होगा कि अगर आप पैरा नंबर बी में आ रहे हो तो पैरा नंबर बी के अंदर आने के बाद आपको रेम्युनरेशन कैसे मिलेगी? आइटम नंबर ए के मुताबिक। लो जी, कमाल ही हो गया। और अगर आप इसमें नहीं आ रहे हो पैरा नंबर बी में तो आप वैसे ही पैरा नंबर ए में हो तो वहां पे वैसे ही पैरा नंबर ए के अनुसार मिलनी है।
तो यानी कि अगर आप प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो तो आप बी में हो। वो कहता है बी से भी ए में भेज दिया उसने, और ए का ए वैसे ही ए में है। अब ये बातें मैंने कॉन्सेप्चुअल बताई रखी हैं कि क्या क्या लॉ मेकर से मिस्टेक हुई थी, कैसे कैसे चेंजेस हुए थे, बट फिलहाल एज ऑफ नाउ अब यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ए में आ रहे हो तो या तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बट अगर बी में आ रहे हो तो आपको पास भी स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। अभी नीचे देखते हैं लिखा हुआ है। फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट द लिमिट चाहे ए में पे करो या बी में पे करो, ये अप्लाई तभी होगी जब पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन जो है वो अप्रूव्ड कर दी जा चुकी है किसी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के द्वारा, अगर कंपनी 178 में कवर है, या फिर बोर्ड के द्वारा अगर नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी नहीं है तो। दूसरी बात, कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है इन द पेमेंट ऑफ ड्यूज टू किसी भी बैंक को, किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, किसी भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर को, या एनी अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर को। परंतु अगर डिफॉल्ट किया हुआ है तो पहले उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि सर जी हम ये रेम्युनरेशन पे करने जा रहे हैं, आप अपनी अप्रूवल दे रहे हैं। अब कंपनी तुम्हें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा अगर आप रेम्युनरेशन पैरा नंबर ए में पे कर रहे हो, परंतु अगर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा अगर आप रेम्युनरेशन एज पर आइटम नंबर बी पे कर रहे हो, आइटम नंबर बी में ले जाकर फिर ए में गए हो। ठीक है जी। और ये जो रेजोल्यूशन जो आपने पास किए हैं इनकी वैलिडिटी कितनी होगी? द आंसर इज 3 साल की होगी। और आगे बढ़ते हैं जी। फिर आता है जी सेक्शन 3 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 5। ये कुछ स्पेसिफिक केसेस की बात करता है। क्या कहता है? कहता है जितनी मर्जी रेमुनरेशन करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये एक्सटेंशन है सेक्शन 2 का, एक्सटेंशन है सेक्शन 3। ठीक है, कहता है जितना मर्जी रेमुनरेशन पे करो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब इस लाइन की जरूरत की इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले बड़ा सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट हुआ करता था 2020 से पहले। होता क्या था कि वहां पे 2020 से पहले जो इफेक्टिव कैपिटल की आपने टेबल देखी, वो इफेक्टिव कैपिटल की टेबल देख कहती थी कि जितनी लिमिट मैंने दी हुई है उतनी लिमिट तक अगर रेमुनरेशन पे कर रहे हो तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा। फिर अगर उस लिमिट से ऊपर आप पे कर रहे हो, उस लिमिट से ऊपर 2 गुना तक, 2 टाइम्स तक, तो एसआर पास करना पड़ेगा। बट अगर 2 गुना से ऊपर भी पे करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हटा दिया आपने टेबल में से और कहा इस लिमिट तक ओआर, इस लिमिट से ऊपर जितना निकल जाओ एसआर। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल हटा दी। अब ये कहता है कि ये तो उस वक्त का था जब सेंट्रल गवर्नमेंट वहां लिखा हुआ था। तो सेक्शन 3 कहता है कि जितना मर्जी पे करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, भाड़ में जाए सेक्शन 1 सेक्शन 2, नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल तो वैसे ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है सेक्शन 3 ने अपना जीवन खो दिया है। यस, इसने अपना अस्तित्व खो दिया है आज की डेट में। इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट ये बात हमें तो समझ आ रही है, बट क्वेश्चन बनाने वाले को भी समझ आए तब तो फायदा होगा, क्योंकि वो सेक्शन 3 पढ़ के शायद इतना ना एनालाइज कर पाए और सेक्शन 3 के ऊपर सवाल बना दे, ये पॉसिबल है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। सेक्शन 3 कहता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, जितना मर्जी रेमुनरेशन पे कर दो सेक्शन 1 और 2 के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसको, अगर आप जिस बंदे को रेमुनरेशन पे कर रहे हो वो कौन है, वो कौन है? पहली बात, वो किसी फॉरेन कंपनी से है, मतलब डेट अदर कंपनी, दोबारा पढ़ के देखिएगा। Where the remuneration in excess of the limit specified in section 1 or 2 is paid by other company and that other company is either a foreign company। यानी कि इस बंदे को रेमुनरेशन कोई फॉरेन कंपनी दे रही है। मतलब ये इतना एक्सेप्शनल टैलेंट है कि आप किसी फॉरेन कंपनी से किसी को लेके आ रहे हैं, या फिर आप किसी और इंडियन कंपनी से लेके आ रहे हैं जो कि अपने लोगों को 197 में रेमुनरेशन पे करती है, मतलब प्रॉफिटेबल है कंपनी। किसी प्रॉफिटेबल कंपनी से लेके आ रहे हैं आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी सी बात है ये तो। ठीक है, तो पहले दोबारा बोलता हूं, जितना मर्जी रेमुनरेशन पे करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी फॉरेन टेरेंट को लेके आ रहे हो,
या किसी इंडियन टैलेंट को लेके आ रहे हो जो कि ऐसी कंपनी में काम करता है जो अपने मैनेजरियल पर्सन को सेक्शन 197 में यानी कि एडिक्वेट नेट प्रॉफिट अर्न करती है। फिर अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होगी तो टॉप पहले 7 साल तक जितना मर्जी रेम्युनरेशन पे करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सिक कंपनी जो कि रिवाइवल स्टेज पे है वो पहले 5 साल तक अपने रिवाइवल के 5 साल तक पे कर सकती है रेम्युनरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपनी जो कि आईबीसी में है जिसका रेजोल्यूशन प्लान अभी अप्रूव्ड हुआ है वो 5 साल तक प्लान अप्रूव्ड होने के रेम्युनरेशन पे कर सकती है, जितना मर्जी पे करो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहता है जी ऐसा है कि आप जितनी मर्जी रेम्युनरेशन पे करो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप सेक्शन 3 में फॉल कर रहे हो, अच्छी बात है। सेक्शन 2 की सारी कंडीशन जो थी वो तो लगेंगी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की अप्रूवल और रेजोल्यूशन की लाइफ 3 साल तक, ये सब तो लगेंगी। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी लगेंगी। मैनेजरियल पर्सन रिसीव नहीं करना चाहिए रेम्युनरेशन फ्रॉम एनी अदर कंपनी, यानी कि वो केवल इन्हीं कंपनियों से रिसीव कर रहा हो, किसी और से नहीं, क्लॉज ए को छोड़कर, यानी कि जो फॉरेन कंपनी का टैलेंट लाए थे ना उसको छोड़कर, बाकी सारे क्लॉजेस में केवल इसी कंपनी से रिसीव कर रहा हो, किसी और से नहीं, ताकि एक्सक्लूसिव कंपनी की तरफ ध्यान दे। कंपनी का ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी या फिर कंपनी ने अगर सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया तो सेक्रेटरी इन द होल टाइम प्रैक्टिस सर्टिफाई करेगा कि सारे के सारे क्रेडिटर एंड द टर्म लेंडर ने राइटिंग में दे दिया है कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है इस अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजरियल पर्सन की एज वेल एज उसकी क्वांटम ऑफ रेम्युनरेशन पर। द ऑडिटर, हाँ जी, द ऑडिटर or the company secretary or where the company has not appointed a company secretary in whole time practice सर्टिफाई कर देता है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं है इन पेमेंट टू एनी क्रेडिटर एंड ऑल द ड्यूज टू द डिपॉजिटर होल्डर भी सेटल हो चुके हैं टाइम पर। ठीक है जी। अब जब मैं कहता हूँ ना अदर डायरेक्टर, तो अदर डायरेक्टर का मतलब क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी है ना? आंसर इज यस। अदर डायरेक्टर का मतलब उनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी है। और आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन रूल नंबर रूल्स 2014 कहता है रूल नंबर 3 कि कंपनी शेल फाइल रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर 60 दिन के अंदर अंदर इन फॉर्म नंबर MR1 के अंदर कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी जैसे ही किसी मैनेजरियल पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा। फिर रूल नंबर 7 फीस की बात करता है, कहता है एवरी एप्लीकेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहाँ पर की जाएगी? MR2 के अंदर जब भी अप्रूवल एप्लीकेशन जाएगी, 196 सबसेक्शन 4 में भी देखा है। और एवरी सच एप्लीकेशन सीकिंग अप्रूवल शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में? 90 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। 196(4) से लिंक कर देना। फिर आता है जी सेक्शन 4, कहता है कुछ ऐसे पर्क्स होंगे जो कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं होंगे। कुछ ऐसे पर्क्स होंगे जो कि मैनेजरियल नॉट इंक्लूडेड इन द मैनेजरियल रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन सेक्शन 2 क्लॉज 78 में डिफाइन है। रेम्युनरेशन का मतलब है एनी मनी और इट्स इक्विवेलेंट गिवन और पास्ड टू एनी पर्सन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम एंड इंक्लूड द पर्क्स एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट। दोबारा पढ़ो जी, रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? कोई भी मनी और इक्विवेलेंट जो कि आपको ड्यू है एंड इंक्लूड द पर्क्स, इसमें पर्क्स भी आएंगे जो कि इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। ओके। A managerial person shall be eligible for the following perks which shall not be included in the computation of the ceiling of the remuneration। तो मैनेजरियल पर्सन को कुछ और भी पर्क्स मिलेंगे जो कि ये जो रेम्युनरेशन की लिमिट आपने ऊपर लिखी है विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ सीलिंग ऑफ द रेम्युनरेशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 और 3 में नहीं आएंगे। एक बात सुनो ना, एक बात सीधा नीचे आओ जरा, और नीचे आके एकदम एक एक्सप्लेनेशन के भी नीचे आ जाना। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 पे आना। कहता है इस शेड्यूल में रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? इस शेड्यूल में रेम्युनरेशन का मतलब है सेक्शन 2 क्लॉज 78 में जो डिफाइन है, ये जो भी पैसा आपको जो मेहनत के बदले में मिलना है प्लस पर्क्स भी आएंगी। ओके। इस शेड्यूल में रेम्युनरेशन का मतलब क्या है? जो सेक्शन 2 क्लॉज 78 में डिफाइंड है, और इसमें इंक्लूड होगा रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू द मैनेजरियल पर्सन। बाप रे, क्या कहना चाह रहा है? कहना क्या चाहते हो? बताता हूँ क्या कहना चाहते हो।
क्वेश्चन नंबर 15 जरूर कर लेना जी। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन का पीडीएफ दे दूंगा, जरूर कर लेना। कहाँ गया भाई क्वेश्चन? मुझे याद आ रहा है, मैंने बनाया तो था यार, ये रहा। देखो जी, देखिएगा मेरे साथ इस क्वेश्चन को, मेरे साथ देखिएगा। कॉपी वाला क्वेश्चन हो गया, शुरू करूं? कहता है तुषार वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए लिमिटेड on 1/8/2020 as a replacement of Mr. Sham. Okay, the company decided to pay remuneration to Mr. Tushar as per 197 subsection 4 of the Companies Act. It was decided to pay him the following additional perks or remuneration: dearness allowance, HRA, contribution to annuity fund, reimbursement of the direct taxes, additional remuneration per month, sitting fees. अच्छा, अब आते हैं रेमुनरेशन फॉर द, ये जो एडिशनल रेमुनरेशन है ना, एडिशनल रेमुनरेशन, ये कहता है एडिशनल रेमुनरेशन फॉर द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड बाय हिम इन द कैपेसिटी ऑफ कंसल्टेंट, आल्सो ही पोसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन। ये इसको एक अलग कैपेसिटी में मिल रही थी एडिशनल रेमुनरेशन। तुषार हैड अटेंडेड 4 बोर्ड मीटिंग टिल 31 मार्च 2021। ये सिटिंग फीस के लिए ध्यान रखना, ये यहां पॉइंट आएगा। कंप्यूट द टोटल अमाउंट पेबल टू मिस्टर तुषार, और ये भी बताया गया कि इनएडिक्वेट नेट प्रॉफिट है एंड इफेक्टिव कैपिटल 19 करोड़ की है। 19 करोड़ की इफेक्टिव कैपिटल पे पहले तो मुझे बता दो रेमुनरेशन कितनी बनती है। बाकी तो मैं निकालना सिखाता हूं। इफेक्टिव कैपिटल है 19 करोड़, तो रेमुनरेशन बनती है 60 लाख। 60 लाख, बट ये तो 60 लाख साल की हुई। ओ शिट, गलती नहीं होगी मेरे से, 84 लाख होगी ना, 84 लाख, बट ये तो साल की हुई। ये कब अपॉइंट हुआ है? 1 अगस्त को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने की निकालना जरा। 8 महीने की निकालो। 84 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, कितना निकला? 56। तो 8 महीने की कितनी हुई? 56। अरे दादा, लो जी 56 पे आ गए अब हम, 56।
और आगे बढ़े। ये तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे आपने रेम्यूनरेशन निकाल दी। क्या इसमें डियरनेस अलाउंस, एचआरए वगैरह आएंगे, अब इसमें ऐड होंगे? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, इस शेड्यूल में रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? जो भी आपने मेहनत की है, सेक्शन 2 क्लॉज 78 में लिखा है, जो भी आपने मेहनत की है, मेहनत के बदले में जो भी आपको मिल रहा है प्लस पर्क्स, वो मिलकर बनती है रेम्यूनरेशन। तो मैंने अभी देखा रेम्यूनरेशन कितनी बन रही है यहां पर, ये बन रही है 56 लाख। इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे 56 लाख बन रही है। अब ये 56 लाख जो बन रही है रेम्यूनरेशन, इसमें क्या क्या इंक्लूड माना जाएगा? डियरनेस एंड अलाउंस इंक्लूसिव है, एचआरए इंक्लूसिव है, अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस 4, क्या मैं कह सकता हूं प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस 4, ये मैंने इंक्लूड कर दिया। क्योंकि रेम्यूनरेशन शेड्यूल के लिए रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, वो जो सेक्शन 2 क्लॉज 78 में है प्लस उसके अंदर ऐड क्या करोगे, रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, वही लिखा हुआ है। पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ, फटाफट पढ़ के बताओ, शाबाश शाबाश, पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ। सेक्शन 4 एक तरफ अपना ओपन करके रखो। सबसे पहले मैंने रेम्यूनरेशन देखी, रेम्यूनरेशन का मतलब है जो भी काम करने के बदले में मिलेगा प्लस पर्क्स, ठीक है बिल्कुल। फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन जो एक्सप्लेनेशन 4 में, वहां पे आ जाइएगा, एक्सप्लेनेशन 4 में क्या दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन का मतलब है सेक्शन 2 क्लॉज 78 प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये मैंने निकाली। अच्छा मुझे एक बात बताना, पर्क्स में डीए आ गया, एचआरए आ गया, कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी फंड, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सेक्शन 4 के अंदर पहला पॉइंट देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कुछ ऐसे अमाउंट हैं, कुछ ऐसे पर्क्स हैं जो ऊपर पर्क्स में कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे। जब मैं कहता हूं ना रेम्यूनरेशन का मतलब है रेम्यूनरेशन प्लस पर्क्स, तो उन पर्क्स में कुछ पर्क्स कंसीडर्ड नहीं होंगे। उनमें से पहला पर्क्स कौन सा लिखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड, एन्यूटी फंड। तो यानी कि ये एन्यूटी फंड वहां पे नहीं काउंट हुआ होगा, यहाँ पे काउंट होगा, हाँ है तो पर्क्स तो काउंट होगा, द आंसर इज यस। तो इसमें +6 कर दीजिएगा। +6 कंट्रीब्यूशन टू एन्यूटी फंड। और बताओ जी, रीइंबर्समेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी हो गया, यस। तो ये आपकी निकली है 66 रेम्युनरेशन एज पर शेड्यूल नंबर 4। तो शेड्यूल 4 के अनुसार जो आपकी रेम्युनरेशन है वो कितनी निकली है, 66 लैक्स। बट आपसे रेम्युनरेशन नहीं मांगी उसने, उसने मांगा टोटल अमाउंट पेबल टू मिस्टर तुषार, निकालो टोटल अमाउंट। ओ माय गॉड, प्लस, अच्छा, एडिशनल रेम्युनरेशन पर मंथ मिल रही है 2। क्यों मिल रही है, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन थी। अच्छा, एडिशनल रेम्युनरेशन, ये आपकी रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं मिले बनेगा, 197 सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे। तो 2, 8 महीने की हो गई 16 प्लस, फिर उसके बाद सिटिंग फीस, एक, कितनी सिटिंग फीस है, 4 बोर्ड मीटिंग अटेंड की हैं, तो सिटिंग फीस 4, तो 86, ये आपका अमाउंट आया जो आपको ओवरऑल अमाउंट पेबल है। ओवरऑल अमाउंट टू बी पेड ये होना चाहिए आपका 86 लैक्स। समझ आई बात, क्लियर?
ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। रमन वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू होल टाइम डायरेक्टर फॉर द कंपनी ए लिमिटेड 1 अगस्त 2020 को एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मिस्टर श्याम। द कंपनी डिसाइडेड टू पे रेम्युनरेशन टू मिस्टर रमन एज पर सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। It was also decided to pay him the following additional perks or remuneration for the financial year 2021. Raman was supposed to have a sitting at the USA. Since he is a NRI, so he will look after the foreign business of the company. अच्छा, NRI है और foreign business को टेक ओवर करेगा, इसको ये चीजें भी मिल रही हैं। ओके, फिर उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिल रहा है, रेमुनरेशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड एक्सेट्रा। इफेक्टिव कैपिटल बिल्कुल सेम है, पहली बात तो बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम। लो जी, इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे रेमुनरेशन निकली है 56 प्लस, ऐड करो जी, क्या क्या ऐड होगा। डीएनएस अलाउंस अलाउड इंक्लूड मानेगा, अच्छा इंक्लूड माना जाएगा, एन्युटी ऐड कर दो जी। एन्युटी कितनी है, 6, 6 है, 4 है, 6। फिर रीइंबर्समेंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड कर देंगे, अभी अभी ऐड करता हूँ, मगर उससे पहले एक और बात पे आया ना, एडिशनल रेमुनरेशन, सिटिंग फीस, इन पे भी आता हूँ, मगर उससे पहले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सेक्शन नंबर 4 पे आइएगा वापस, सेक्शन नंबर 4 पे, सेक्शन नंबर 4 पे पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा क्या लिखा है। कहता है ये जो पैराग्राफ नंबर 1 में सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो आप ऐड कर चुके होगे, जो भी होगा आपने डिसाइड कर लिया होगा। अगर कोई एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल पर्सन है जिसे काम के सिलसिले में बाहर भेजा गया है, इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट, काम के सिलसिले में बाहर भेज दिया गया है, इसमें नॉन रेजिडेंट भी आएंगे, उनको कुछ और अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जो कि ऊपर इंक्लूड नहीं है। पहला अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाँ जी, 12,000 रुपए पर महीने तक का अलाउंस मिलेगा पर चाइल्ड, और एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड whichever is less, such allowance is admissible up to maximum 2 child। 12,000 इंटू में 2 इंटू में 8 महीने प्लस एलटीए लीव ट्रेवल कंसेशन, ये भी मिलेगा, मगर कब, फॉर लीव स्पेंड इन इंडिया, इंडिया के लिए नहीं। लास्ट पॉइंट पढ़िएगा सेकंड का सी क्लॉज, लीव ट्रेवल कंसेशन रिटर्न पैसेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द रूल स्पेसिफाइड बाय द कंपनी वेयर इट इज प्रपोज्ड दैट द लीव बी स्पेंट इन अ होम कंट्री इंस्टेड ऑफ एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में नहीं, जो आपकी होम कंट्री है रहने वाली, वहां पे आपने लीव स्पेंड किया, कोई दिक्कत नहीं। लीव ट्रेवल कंसेशन निल, क्यों, एज स्पेंड इन इंडिया। प्लस reimbursement of the direct taxes, 4, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 12,000 इंटू 2 इंटू 8, 1.92 लाख, 1.92। तो ये आपकी रेमुनरेशन आई है जी, 67.92, ये आपकी रेमुनरेशन आई है, ध्यान रखना, एज पर शेड्यूल नंबर 4। ऊपर वाले में कितनी आई थी, 66 ना, हाँ। अब टोटल अमाउंट पेबल जोड़ना है तो फिर सिटिंग फीस और एडिशनल कंपनसेशन भी जोड़ सकते हो आप। कैसा लगा सवाल। समझ आ गया।
चलो जी, वापस आ जाएगा। हाँ जी, सेक्शन 4 के बाद आता हूँ सेक्शन 5 पे। कहता है रेम्युनरेशन, अगर मान लीजिए आप मैनेजरियल पर्सन हैं 2 कंपनीज में, क्या ये पॉसिबल है? सेक्शन 203 में देखेंगे ये पॉसिबल है। तो अगर आप मैनेजरियल पर्सन है 2 कंपनी में, तो जो ओवरऑल रेम्युनरेशन होगी, ध्यान रखना, उन दोनों कंपनियों में जो भी जहां पर भी ज्यादा आपकी लिमिट आएगी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों कंपनी से मिलाकर। एक्स लिमिटेड में है जिसकी इफेक्टिव कैपिटल इतनी है कि ओवरऑल रेम्युनरेशन 60 लाख बनती है। वाई लिमिटेड में है जिसकी ओवरऑल इफेक्टिव कैपिटल इतनी है कि ओवरऑल रेम्युनरेशन 120 लाख बनती है। तो एक्स प्लस वाई लिमिटेड से मिलाकर अब आपकी हायर लिमिट कौन सी? 120 लाख से ज्यादा नहीं आप रिसीव कर सकते रेम्युनरेशन। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद ये सारे फालतू के हैं। अब आइएगा सेक्शन 197 पर। मैनेजरियल रेम्युनरेशन की बात मैंने 197 कब लगता है? जब कंपनी के पास एडिक्वेट नेट प्रॉफिट हो तो। अच्छा, कहता है ओवरऑल रेम्युनरेशन पेबल बाय द पब्लिक कंपनीज टू इट्स डायरेक्टर। तो एक बात पक्की है कि प्राइवेट कंपनी पे 197 नहीं लगता, यानी कि प्राइवेट कंपनी चाहे तो जितना मर्जी रेम्युनरेशन पे करे। या पब्लिक कंपनी की बात करूं तो इनकी रेम्युनरेशन कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट तक ये रेम्युनरेशन पे करेंगे। ओवरऑल मैक्सिमम रेम्युनरेशन बाय द पब्लिक कंपनीज टू इट्स डायरेक्टर कितनी हो सकती है? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्या कंपनी 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा दे सकती है? दोबारा बोलता हूं, क्या कोई कंपनी 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा दे सकती है रेम्युनरेशन? लॉ कहता है हाँ दे सकती है, अगर जनरल मीटिंग में ऑथराइजेशन मिल जाए तो। कैसे ऑथराइजेशन मिलेगी? ऑब्वियसली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू मिलेगी। कैसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइजेशन मिल सकती है? अच्छा, फिर कहता है अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए, ओ माय गॉड, तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो किसी एक एमडी या किसी एक डब्ल्यूटीडी या किसी एक मैनेजर को आप 5% से ज्यादा पे कर सकते हो, और इन तीनों के गुत्थे को, मतलब इन तीनों के ग्रुप को 10% से ज्यादा पे कर सकते हो। इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन अगर आप पास कर लो तो फिर अगर मान लीजिए कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर हैं, तो फिर बाकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको आप वैसे तो 1% पे कर सकते हो, मगर 1% से ऊपर करने के लिए एसआर। और अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर नहीं है तो वैसे तो आप उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह को 3% पे कर सकते हो, मगर एसआर पास हो जाए तो 3% से भी ऊपर पे कर सकते हो। तो ओवरऑल 11% से ऊपर जाने के लिए जनरल मीटिंग में ओआर, 5% से ऊपर जाने के लिए एसआर, 10% से ऊपर जाने के लिए एसआर 1 और 3% से ऊपर जाने के लिए एसआर। ठीक है, चले। प्रोवाइडेड आल्सो डेट, कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ ड्यूज टू किसी बैंक को, किसी पीएफआई को, किसी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को या अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर को, तो प्रायर अप्रूवल उन बैंकों वगैरह से भी प्राप्त करनी पड़ेगी बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर 197 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है इन एडिशन टू द रेम्युनरेशन डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस भी मिलेगी। सिटिंग फीस की चर्चा बट यहाँ नहीं, हम सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 में सेपरेटली कर रहे हैं। फिर उसके बाद 197 सबसेक्शन 3 कहता है, अब ये शेड्यूल 5 का जो पिताजी है ना और माता जी है ना, वो दोनों यही हैं। 197 सबसेक्शन 3 कहता है अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका इनएडिक्वेट नेट प्रॉफिट है, या फिर मैं कहूं कि अगर प्रॉफिट ही नहीं है, तो उसे रेम्युनरेशन कैसे पे करनी पड़ेगी? उसे रेम्युनरेशन पे करनी पड़ेगी शेड्यूल नंबर 5 के मुताबिक। तो शेड्यूल नंबर 5 का जन्म 197 3 ने पे किया है। ठीक है ना। उसके बाद आता है 197 सबसेक्शन 4, कहता है रेम्युनरेशन पेबल टू द डायरेक्टर। जो भी रेम्युनरेशन पेबल है डायरेक्टर को, इंक्लूडिंग एनी मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, वो कैसे डिटरमाइन होगी? मतलब उसको कितनी रेम्युनरेशन मंथली देनी है, ईयरली देनी है, क्वार्टरली देनी है, 6 मंथली देनी है, ये कंपनी का आर्टिकल डिसाइड करेगा या कंपनी का रेजोल्यूशन डिसाइड करेगा, या फिर अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो ये बात स्पेशल रेजोल्यूशन डिसाइड करेगा। ठीक हो गई इतनी बात। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए इस मैनेजरियल पर्सन के पास कोई और क्वालिफिकेशन भी है, जिस क्वालिफिकेशन के रूप में ये रेम्युनरेशन उठा रहा है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर नरेश त्रेहान कंपनी के एमडी है, मेदांता के एमडी के रूप में उठा रहे हैं, इसके अलावा सर्जन के रूप में भी उठाते हैं। तो क्या ये जो सर्जन के रूप में उठाते हैं, क्या ये इनकी रेम्युनरेशन का पार्ट बनना चाहिए? लॉ कहता है अगर अगर जो सर्विसेज रेंडर्ड हो रही हैं वो प्रोफेशनल नेचर की हैं, और इन द ओपिनियन ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, अगर कंपनी 178 में कवर्ड है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन अदर केसेस,
अगर उनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है इस बात की तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रेमुनरेशन फॉर सर्विस रेंडेड जो है वो शैल इंक्लूड नहीं होंगी, ओवरऑल रेमुनरेशन में इंक्लूड नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है 197 सबसेक्शन 5। ये क्या कहता है, ये बात करता है सिटिंग फीस की। कहता है डायरेक्टर में रिसीव रेमुनरेशन बाय द वे ऑफ सिटिंग फीस। यस, कितनी सिटिंग फीस रिसीव हो सकती है? 1 लाख रुपए मैक्सिमम सिटिंग फीस रिसीव हो सकती है। बट ध्यान रखना, किसी भी हालत में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या वुमेन डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन पे कर रहे हो वो बाकी डायरेक्टरों से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। प्लीज मेक श्योर कि उनको आप कम नहीं पे करोगे किसी भी हालत में। जितनी बाकियों को पे कर रहे हो उतनी तो इन्हें भी पे करोगे करोगे। अगली बात, 197 सबसेक्शन 6, रेमुनरेशन मंथली भी दी जा सकती है, क्वार्टरली भी दी जा सकती है, किसी भी बेसिस पे दी जा सकती है। 197(7) अब एप्लीकेबल नहीं है। 197 सबसेक्शन 9, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या कहता है? कहता है जब हम रेमुनरेशन निकालते हैं तो 11% या 10% या 5% किसका लेते हैं? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? करंट ईयर का। बट करंट ईयर का नेट प्रॉफिट तो अभी निकला ही नहीं है, तो फिर तो कहते हैं पास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाओ, उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऐड करो, उसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऐड कर करके एस्टिमेटेड फिगर बनाओ और उसके ऊपर 11% या 10% पे कर दो। क्या ये पॉसिबल है कि ये फिगर और एक्चुअल फिगर में फर्क आ जाए? यस। क्या ये पॉसिबल है कि मान लीजिए आपको रेमुनरेशन पे करती 2 करोड़ रुपए और बनती थी 1.50 करोड़ एक्चुअल बेसिस पे? यस। तो ये जो 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा है इसका क्या होगा? अब 1 सबसेक्शन 9 आता है। कहता है अगर कोई डायरेक्टर को ज्यादा रेमुनरेशन पे हो गई है तो माना जाएगा कि जो एक्सेस अमाउंट है वो कंपनी के बिहाफ पर होल्ड करके रखेगा, वो कंपनी के बिहाफ पर ट्रस्ट में रखेगा एंड वो ये पैसा कंपनी को उसे लौटाना होगा। ही शैल रिफंड सच अमाउंट, कितने टाइम के अंदर? 2 साल के अंदर, या फिर और भी छोटे पीरियड के अंदर, और सच लेसर पीरियड एज में बी अलाउड बाय द कंपनी। और जब तक ये अमाउंट रिफंड नहीं करेगा तब तक वो कंपनी के बिहाफ पर इस पैसे को होल्ड करके अपने पास रखेगा। 197 सबसेक्शन 9। फिर आता है जी 197 सबसेक्शन 10। कहता है ये जो अमाउंट ड्यू बनता है जो डायरेक्टर से पे होना है, क्या कंपनी किसी भी हालत में इस अमाउंट को वेव कर सकती है? द आंसर इज नहीं, बिल्कुल भी वेव नहीं कर सकती। कंपनी shall not waive the recovery of any sum refunded to it under subsection 9। जब तक कि कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो जाए तब तक कंपनी इसे इस अमाउंट को वेव नहीं कर सकती। और दूसरी बात, स्पेशल रेजोल्यूशन के अलावा अगर मान लीजिए कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन पेमेंट टू द एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी क्रेडिटर, तो फिर कंपनी को इन सबसे भी पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम इसे वेव करने जा रहे हैं। इनका पैसा नहीं पे कर रहे हो, उसका वेवर कर रहे हो जो आना है, तो पहले इनसे भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है। फिर आता है 197(11)। मान लीजिए अगर रेमुनरेशन किसी को पे कर रहे हो आप मैनेजरियल पर्सन को शेड्यूल 5 के मुताबिक, क्यों? क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट जो है वो इनएडिक्वेट है। तो मान लीजिए अगर आप कभी रेमुनरेशन कोई इंक्रीज करना चाह रहे हो तो वो जो इंक्रीज होगी वो भी एज पर द शेड्यूल 5 ही होगी। यानी कि अगर रेमुनरेशन शेड्यूल 5 में पे हो रही है तो कोई इंक्रीमेंट अगर रेमुनरेशन में हो रहा है तो इंक्रीमेंट भी शेड्यूल 5 के मुताबिक ही होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर आगे 197 सबसेक्शन 12 कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। हर लिस्टेड कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। क्या बताना पड़ेगा? रेशो ऑफ रेमुनरेशन टू जो उसके मीडियन लेवल एम्प्लॉयज हैं और जो उसके एंट्री लेवल जो टॉप मैनेजमेंट है उनके बीच के रेशो बताना पड़ेगा। ओके। अब रेशियो बताना पड़ेगा। इसके अलावा रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ और भी डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर होगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा टॉप 10 एम्प्लॉयज जिनको आप रेमुनरेशन पे करते हो। और इसके अलावा हर वो एम्प्लॉय जो पूरे साल काम करता है और पूरे साल में 1 करोड़ 2 लाख रुपए अगर वो रिसीव कर रहा है कम से कम, या फिर अगर पूरे साल रेगुलर काम नहीं किया, कुछ महीने काम किया और उसे कम से कम 8 लाख रुपए 8,50,000 रुपए महीने का अगर रेमुनरेशन मिलता है तो ऐसे एम्प्लॉय की भी डिटेल दो। और अगर मान लीजिए उसने या तो पूरे साल काम किया या पार्ट ऑफ द ईयर काम किया है, इफ एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाज इन रिसिप्ट ऑफ द रेमुनरेशन इन एग्रीगेट, कितने पे? मतलब चाहे वो एग्रीगेट में ले लो या फिर मंथली रेट ले लो, उसकी जो रेमुनरेशन है वो डेट इज इन एक्सेस ऑफ डेट इज ड्रॉन बाय द एमडी और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ मैनेजर। दोबारा पढ़ो जी। अगर वो बंदा चाहे वो एम्प्लॉयड है थ्रू आउट द ईयर या पार्ट ऑफ द ईयर
और उसकी जो रेम्युनरेशन है वो एमडी डब्ल्यूटीडी या मैनेजर की रेम्युनरेशन से ज्यादा है, एंड वो होल्ड करता है अलोंग विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन कम से कम 2% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कम से कम 2% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अगर वो होल्ड करता है तो उसके बारे में भी उसकी डिटेल भी बताइए। इसके अलावा लॉ कहता है कि वो लोग जो कि एम्प्लॉय जो पोस्टेड हैं इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, चाहे वो डायरेक्टर नहीं है, नॉट बीइंग अ डायरेक्टर और देयर रिलेटिव, बट जो जिनकी 60 लाख रुपए की सैलरी है कम से कम, या 5 लाख रुपए महीना की सैलरी है, उनको सर्कुलेट करने की जरूरत तो नहीं है मेंबर्स को, and shall not be circulated to the members in the board report but such particular shall be filed with the ROC। बोर्ड रिपोर्ट में बेशक मत डिटेल दो 5 लाख रुपए वालों की, बट आरओसी को जरूर बता दो। ठीक है जी। अगर कोई शेयर होल्डर मांगे डिटेल तो क्या वो ये सारी डिटेल आपको उसे सप्लाई करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। अगर कोई शेयर होल्डर ये डिटेल मांगता है एजीएम के बाद तो कंपनी तुम 7 दिन में दोगे, और एजीएम से पहले मांगता है तो ये 3 दिन में कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन सारी देनी पड़ेगी उस शेयर होल्डर से को जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन मांगी है। नेक्स्ट पॉइंट 197 सबसेक्शन 13, ये क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है, अगर कंपनी ने कोई इंश्योरेंस लिया है, किस लिए इंश्योरेंस लिया है कि एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर अगर इन लोगों से कोई गड़बड़ हो गई जिसके कारण लायबिलिटी अराइज होगी ह्यूज, वो पे करनी पड़ी, तो उससे बचने के लिए, उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए इन्होंने इंश्योरेंस लिया है। तो कोई बात नहीं, उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो इनकी रेम्युनरेशन में नहीं आएगा, परंतु अगर इन्होंने गड़बड़ कर दी तो वो जो रेम्युनरेशन है वो इनकी वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो इनकी रेम्युनरेशन का पार्ट बन जाएगा, वो इनकी रेम्युनरेशन का पार्ट बन जाएगा। फिर सेक्शन 197 सबसेक्शन 14 कहता है कोई भी डायरेक्टर हु इज इन रिसिप्ट ऑफ एनी कमीशन फ्रॉम द कंपनी, कोई भी डायरेक्टर जिसे कि कोई भी कमीशन रिसीव हो रही है कंपनी से, एंड हु इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, he shall not be disqualified from receiving any remuneration or commission from any holding company or a subsidiary company of such company subject to its disclosure by the company in the board's report। दोबारा से सुन लेना, क्या कोई डायरेक्टर कोई भी रेम्युनरेशन रिसीव कर सकता है अपनी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी से भी? यस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट किस किस को अलाउ किया है? मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को। मैनेजर वर्ड नहीं लिखा, ध्यान रखना, मैनेजर को अलाउ नहीं है। अगली बात, कॉन्ट्रावेंशन के लिए छोड़ देना। अगली बात, ऑडिटर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि सारा का सारा सेक्शन कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, ऑडिटर को इस बात के लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सेक्शन 198, 198 में रेलेवेंट पोर्शन जो इसका है वो आप एक बार रेलेवेंट पोर्शन जो क्वेश्चन समेत करा हुआ है जरा आप प्लीज देख लेना, दोबारा से रेफर कर लेना बुक का। और मैं आता हूं अब 199 के ऊपर। वैसे तो 198 के बारे में अगर आप यूट्यूब पे भी डाल दोगे 198 बाय मेरा नाम लिख के तो आपको मिल जाएंगे, कहीं भी कहीं भी मिल जाएगा, 198 का डिस्कशन वगैरह कहीं भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 199, रिकवरी ऑफ रेम्युनरेशन। इस सेक्शन का जन्म हुआ था सत्यम घोटाले की वजह से। जब सत्यम घोटाला हुआ तो पता लगा कि भैया कंपनी इतनी फर्जी इनकम दिखा रही है, इतने एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर रही है कि प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ पड़ा है ताकि शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस तो मेंटेन था और इसी चक्कर में 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट के हिसाब से ह्यूज अमाउंट उठा रहे थे जबकि कंपनी लॉस में थी और शेड्यूल 5 लगना था। तो लगभग 200 करोड़ की रेम्युनरेशन, लगभग 100 करोड़ की रेम्युनरेशन एक्स्ट्रा ले गए ये डायरेक्टर्स वगैरह मिलाकर।
तो अब जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट किया गया, रीस्टेट होते हैं सेक्शन 131 में, दोबारा से सही किया गया, तो पता लगा 100 करोड़ की रेम्युनरेशन इनको ज्यादा ले गई, तो वो रेम्युनरेशन की रिकवरी के लिए सेक्शन 199 है। सेक्शन 197 में, सबसेक्शन 9 में और इसमें फर्क क्या है? 197 सबसेक्शन 9 में आपने जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट था उसके बेसिस पे आपने रेम्युनरेशन ली और एक्चुअल प्रॉफिट कम था, वहां बेईमानी नहीं की। यहां तो बेईमानी हुई है कि कंपनी ने फ्रॉड करके, नॉन कंप्लायंस करके अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट करके ज्यादा रेम्युनरेशन ले ली, जबकि रेम्युनरेशन इतनी नहीं बनती थी। तो अब जितनी एक्सेस ली है उनसे रिकवर की जाएगी। रिकवरी जब मैं कहता हूं तो क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी होगी? नहीं, केवल एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर से होगी। क्या ईसॉप्स भी रिकवर होंगे? द आंसर इज यस, ईसॉप्स भी रिकवर हो जाएंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर हमने 196 सबसेक्शन 4 में देखा कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप शेड्यूल 5 का पालन नहीं कर रहे हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए जाओगे? यस। चाहे आप शेड्यूल 5 का पालन कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या ये पॉसिबल, क्या ये होगा कि आप जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास जाओगे? यस। तो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ या फिर जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास जाओ, तो मेंबर या सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको अप्रूवल दे रहे होंगे तो अप्रूवल देते हुए वो ये भी कह सकते हैं कि रेमुनरेशन के ऊपर लिमिट भी लगा सकते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट की अप्रूवल देने के साथ साथ लिमिट भी लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को इससे ज्यादा रेमुनरेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो वही लिखा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कंपनी हो, जब वो 196 197 में फिक्स कर सकते हैं रेमुनरेशन उसका अप्रूवल करते हुए। बट बट कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करोगे। पैरामीटर्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द रेमुनरेशन कौन कौन से? फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पिछले 2 साल में, सॉरी 3 साल में। रेमुनरेशन परफॉर्मेंस के बेस पे डिपेंड होगी, जितना परफॉर्म करोगे उतना रेमुनरेशन और मिलेगी। रेटिंग मेथोलॉजी, रेटिंग मेथोलॉजी मतलब जैसे हर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में रेटिंग चलती है। जैसे ग्रेड ए रेटिंग का मतलब है कि आपको सीधा प्रमोशन, ग्रेड बी का रेटिंग का मतलब है 100% बोनस, ग्रेड सी का मतलब है 50% बोनस, इस तरीके की। तो ये फैक्टर को भी ध्यान में रखोगे और डायरेक्टर को कम से कम इतनी रेमुनरेशन तो जरूर दोगे ताकि वो compete कर सके, compete करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो यानी कि डायरेक्टर को रेमुनरेशन बाकियों डायरेक्टरों के कंपैरिजन में ही मिलनी चाहिए, फिर वो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना आगे बढ़ता जाएगा। रेमुनरेशन पॉलिसी, अगर कंपनी की रेमुनरेशन पॉलिसी एम्प्लॉयज के लिए अलग है और डायरेक्टर के लिए अलग है तो उसका रीजन क्या है? सिक्योरिटी हेल्ड बाय द डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑप्शंस और शेयर प्लेज जो है उसकी भी डिटेल, ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद तब जाके रेमुनरेशन डिसाइड होगी। यानी कि किसी भी डायरेक्टर की रेमुनरेशन डिसाइड करने से पहले इन सारे फैक्टर्स को आप गो थ्रू करोगे पहले। फिर आता है जी सेक्शन 201, एप्लीकेशन टू द सीजी अंडर दिस चैप्टर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो सीजी को इस चैप्टर में दी जाएगी वो फॉर्म नंबर MR2 के अंदर अप्रूवल की दी जाएगी। बट ये एप्लीकेशन देने से पहले सबसे पहले मेंबर्स को एक नोटिस जाएगा, फिर ये पब्लिकेशन भी होगा न्यूज़पेपर में इन द लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। उसके बाद कॉपी ऑफ नोटिस जो है, जो आपने मेंबर को भेजा प्लस पब्लिश भी किया, उस कॉपी ऑफ नोटिस, इन नोटिस की कॉपी जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच होगी, तब जाके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल की एप्लीकेशन जाएगी इन फॉर्म नंबर MR2। फिर आता है जी मेरा सेक्शन 202, कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस। ये 191 से अलग है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि 191 में हमने कंपनसेशन की बात की थी किसके लिए? केवल सभी डायरेक्टर्स के लिए। वहां पे भी लॉस ऑफ ऑफिस हो रहा था, वो कंपनी के सेल ऑफ, कंपनी की अंडरटेकिंग या फिर एसेट्स या फिर शेयर बेचने के कारण कंपनसेशन मिल रही थी, तो वहां पे ये वो बातें हुई थी 191 में सभी डायरेक्टर्स के लिए। बट 202 इज स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर MD, WTD और मैनेजर। तो पहली बात तो क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है, कंपनसेशन मिलेगी फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस टू द MD, WTD और मैनेजर। Company may make payment to the managing director, whole-time director or manager, but not to any other director by the way of compensation for the loss of office. कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस इन द फॉलोइंग केसेस। पहला,
where the director resign from his office. अगर डायरेक्टर रिजाइन कर गया है और रिजाइन करने के बाद रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन हुआ किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ और वो दोबारा से मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या अदर ऑफिसर के रूप में अपॉइंट हो गया, तो लॉस ऑफ ऑफिस कहाँ हुआ? तो फिर कंपनसेशन किस बात की? कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। तेरा रीअपॉइंटमेंट हो तो गया है। दूसरी बात, डायरेक्टर रिजाइन कर गया है, खुद ही आग लगी है, रिजाइन करके जा रहा है, मैंने थोड़ी ना कहा है, तो कंपनसेशन किस बात की? अगर मान लीजिए ऑफिस वेकेट हो गया है 167 में, फॉर एग्जांपल उसे रिमूव कर दिया गया, रिमूवल इज वन ऑफ द ग्राउंड अंडर सेक्शन 167 किस बात की रेम्युनरेशन, किसकी बात की कंपनसेशन नहीं मिलेगी? कंपनी वाइंडिंग अप हुआ है कंपनी का, बट वाइंडिंग अप के पीछे कल्प्रिट कौन था? नेग्लिजेंस थी इस डायरेक्टर की। तू कंपनी को डुबाए और हम तुझे कंपनसेशन दिलाएं, वाह। अगर डायरेक्टर गिल्टी है फ्रॉड का, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एनी सब्सिडरी और होल्डिंग देयर ऑफ, तो सर डी और ई में फर्क क्या है? डी में कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई है, ई में कंपनी वाइंडिंग अप पे तो नहीं गई, मगर बस कब्र में लटकी पड़ी है, इसने वो हालात कर दिए कंपनी के। डायरेक्टर ने खुद ही आग लगाई है, खुद ही आग लगाई है कि किसी तरीके से टर्मिनेशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो ये बाकी डायरेक्टर्स को अपशब्द बोल रहा है, फिर इसको रिमूवल का नोटिस गया, इसे कहा कि अपना व्यू बताइए, व्यू भी नहीं बता रहा, अपना पॉइंट रिप्रेजेंट कर, अपना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट थी वो भी यूज नहीं कर रहा है। तो इसे कहते हैं अपने आप से मजे लेना, क्या कर सकते हैं। कंपनसेशन कितने टेन्योर का मिलेगा? जितना रिमेनिंग टेन्योर है वो उठा लो, और 3 साल विच एवर इज शॉर्टर, विच एवर इज शॉर्टर, इसका मिलेगा। पहले पीरियड निकालो, फिर एवरेज रेम्युनरेशन निकालो, जितना आपने काम किया है, और 3 साल विच एवर इज शॉर्टर का एवरेज निकालो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे तो नहीं समझ आएगा, एक क्वेश्चन कराने के लिए मुझे बीच मैदान में कूदना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, गोपी is the managing director of the LGB Limited. The company want to vacate the post of the managing director and appoint Mr. Lakshmikant in place of Gopi due to hand-on experience and the better track record. The tenure of appointment of Gopi is up to 30 जून 2022 तक है। अच्छा, और वेकेट कब कर गया? 31 मार्च 2018 को, 22 तक था, यानी कि कितने साल पहले? 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ होगा। 22, 21, 20, 19, 18, 17, 17 से 18 तक 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो 30 जून, 30 जून, इसका मतलब अपॉइंट हुआ होगा 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब इसने क्या किया? 31 मार्च को रिजाइन कर दिया है, 31 मार्च को रिजाइन कर दिया है, तो यानी कि अप्रैल मई जून, 9 मंथ्स के बाद। समझ आ गई बात? 9 महीने बाद रिजाइन कर दिया इसने, क्योंकि 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ होगा, और 31 मार्च को जा रहा है, जबकि ओरिजिनल टेन्योर 30 जून तक था। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ कौन से टेन्योर की रेम्युनरेशन मिलेगी? तो मैं कहता हूं जो अनएक्सपायर्ड है, 51 मंथ्स और 3 साल, 36 मंथ, विच एवर इज शॉर्टर, मतलब 36 मंथ की कंपनसेशन मिलेगी। एवरेज निकालो, किसका? जितना टाइम आपने काम किया, या 36 मंथ, आपने काम तो बहुत साल किया है, 1 2 3 4 5, बहुत साल किया है, या फिर 36 मंथ विच एवर इज शॉर्टर, 36 मंथ की रेम्युनरेशन निकालो, एवरेज। 36 महीने की एवरेज रेम्युनरेशन लो जी, 50 45 40, 50 प्लस 45 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3, 5 4 90, 135, 45, 45 ये कौन सी है? पूरे साल की, पर एनम। तो ये मैंने निकाला 45, एवरेज रेम्युनरेशन निकाली 45 लाख पर एनम, और आपको मिलनी है 3 साल की रेम्युनरेशन,
तो यानी कि 45 दूनी 90 या 135, 135 लाख ये आपकी रेम्युनरेशन बनती है। तो पहले टेन्योर निकालो, फिर एवरेज रेम्युनरेशन निकालो जितना पीरियड काम किया है, या 36 मंथ विच एवर इज लोअर शॉर्टर। टेन्योर निकालो जिसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, मतलब जो अनएक्सपायर्ड टेन्योर है, या फिर 36 मंथ विच एवर इज शॉर्टर, उस पीरियड की कंपनसेशन मिलेगी। एवरेज रेम्युनरेशन से मल्टीप्लाई करो, टोटल कंपनसेशन निकल जाएगी। ठीक है, चलिए ये था 202। उसके बाद हम आते हैं 203 के ऊपर। सेक्शन 203 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी की बात करता है। कहता है कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनमें होल टाइम केएमपी होगा ही होगा। वो कौन सी कंपनियां हैं? लिस्टेड कंपनी, या फिर वो पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कम से कम कितना है सर्टेन कंपनीज में कौन सी आएंगी? लिस्टेड कंपनी, या फिर वो पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप कैपिटल कम से कम कितनी है? 10 करोड़ रुपए की है, कम से कम 10 करोड़ रुपए की है। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्हें होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। व्हेन आई से होल टाइम केएमपी, तो इसमें कौन कौन आएगा? एमडी, सीईओ, मैनेजर, ये तीनों ही नहीं है तो फिर एक होल टाइम डायरेक्टर, फिर सीएस, फिर सीएफओ। जैसे कि 10 होल टाइम डायरेक्टर प्लस एक सीएस प्लस एक सीएफओ है, तो 10 में से एक डब्ल्यूटीडी प्लस सीएस, एक प्लस सीएफओ। नेक्स्ट, एक एमडी है, 10 डब्ल्यूटीडी, एक सीएस, एक सीएफओ। एमडी उठाया प्लस, अब 10 होल टाइम डायरेक्टर नहीं लूंगा, सीएस प्लस सीएफओ। फिर उसके बाद एमडी प्लस मैनेजर, ये केस ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद एक एमडी है प्लस 5 डब्ल्यूटीडी है, सीएस सीएफओ है, 20 मैनेजर हैं। एमडी उठाया प्लस सीएस उठाया प्लस सीएफओ उठाया। ठीक है, ये कंपल्शन है। फिर उसके बाद एमडी प्लस एक ही व्यक्ति सीएस प्लस सीएफओ है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट अलाउड। सेम व्यक्ति सीएस प्लस सीएफओ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ 3 कैटेगरी के लोग होने चाहिए, और अलग अलग देखो 3 कैटेगरी डिफाइन कर रखी है ना, तो उसको आपको कंप्लाई करना ही करना पड़ेगा। चलिए, फिर लॉ कहता है एज पर द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ द मैनेजरियल पर्सन अमेंडमेंट रूल, हर प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसमें भी होल टाइम सेक्रेटरी रहेगा ही रहेगा। बट अबाउट द पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में तो ऑलरेडी बोल दिया ना कि जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, वहां पर सीएस आएगा ही आएगा। ठीक है, ऑलरेडी कवर्ड है ये तो पब्लिक कंपनी वाला। अब प्रोवाइजो सुनिएगा 203(1) का। कहता है सेम व्यक्ति कंपनी का चेयरपर्सन प्लस एमडी, या फिर चेयरपर्सन प्लस सीईओ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट है चेकर की और ये पोस्ट है मेकर की। ये चेकर है, ये मेकर है, ये परफॉर्मेंस को चेक करता है, ये परफॉर्मेंस करता है। तो इसलिए सेम व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ताकि मेकर चेकर अलग रहे, इससे अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा। अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है कि चेयरपर्सन एमडी दोनों सेम ना हो, चेयरपर्सन सीईओ दोनों सेम ना हो। बट फिर लॉ कहता है हो सकते हैं, अब हम क्या करें, हो सकते हैं कुछ केसेस में। कब? जब आर्टिकल अलाउ करे। दूसरी बात, जब कंपनी हो ही सिंगल बिजनेस में, तो क्या दोनों कमरे में बंद बैठे हुए क्या करेंगे? तो इसलिए ठीक है। और तीसरा केस एक और है, अगर मान लीजिए, यानी कि इसका मतलब अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस में होगी और आर्टिकल अलाउ नहीं करेगा,
तो ऐसा होगा कि चेयरपर्सन प्लस एमडी सेम नहीं हो सकते, चेयरपर्सन प्लस सीईओ सेम नहीं हो सकते। बट लॉ कहता है हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, मल्टीपल बिजनेस में भी रुक जाओ। क्यों? मल्टीपल बिजनेस में भी क्या होगा, अगर मान लीजिए पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा प्लस टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, एंड मल्टीपल बिजनेस में हो, प्लस हर बिजनेस के लिए सेपरेट सीईओ है। बेस्ट एग्जांपल इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी। दोबारा बोलो, कंपनी की पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, प्लस प्लस से ध्यान रखना, प्लस का निशान है, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, प्लस मल्टीपल बिजनेस है, प्लस हर बिजनेस के लिए सेपरेट सीईओ है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब कुछ है तो फिर चेयरपर्सन प्लस एमडी अगर सेम व्यक्ति है भी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पिक्चर ऐसी बन जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मल्टीपल बिजनेस हैं, हर एक का सेपरेट सीईओ है, ये भी सीईओ है, ये भी सीईओ है, ये भी सीईओ है, और ये अगर सीईओ भी है प्लस एमडी भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीडरशिप एग्जाम्पल प्रमोट हो जाएगा, पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा फिर इनसे पूछेगा इनकी परफॉर्मेंस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कंपनियों में। चलिए, उसके बाद फिर कहता है जी, हाँ जी, कहता है अगर आप होल टाइम केएमपी हैं तो आप ऑफिस होल टाइम केएमपी का किसी और कंपनी में होल्ड नहीं कर सकते अपनी सब्सिडरी को छोड़कर, यानी कि सब्सिडरी में होल्ड कर सकते हैं होल टाइम केएमपी का ऑफिस, ये सब्सिडरी के अलावा किसी और कंपनी में होल्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल डिसएंटाइटल द केएमपी फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड, यानी कि आप किसी और कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? हाँ, डायरेक्टर बन सकते हैं बोर्ड की परमिशन के साथ, बोर्ड की परमिशन ले लेना, और बोर्ड की परमिशन के साथ आप डायरेक्टर बन सकते हैं, बट केएमपी नहीं बन सकते किसी भी हालत में सब्सिडरी को छोड़कर। 10 सब्सिडरी है, 10 में केएमपी बन सकते हो, द आंसर इज यस, क्योंकि सबके सब सब्सिडरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आता है थर्ड प्रोवाइजर टू सेक्शन 203 सबसेक्शन 3। ये क्या कहता है थर्ड प्रोवाइजर? देखिएगा, कहता है क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट कर दे, क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर दे जो ऑलरेडी या तो एमडी है या मैनेजर है किसी कंपनी में? हो सकता है, लॉ कहता है हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई भी ऐसा अपॉइंटमेंट अगर आप करने जा रहे हो तो पहले ध्यान रखना, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा जिसके अगेंस्ट में जिसमें सारे मेंबर, जो बोर्ड के मेंबर जो प्रेजेंट है वो फेवर में आएंगे, उनकी कंसेंट होनी चाहिए, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, और क्या। और तीसरी बात, नोटिस ऑफ सच मीटिंग दिया जाएगा सारे के सारे डायरेक्टर्स को जो इस वक्त इंडिया में हैं। तो एक बार दोबारा से रिकॉल कीजिएगा, थर्ड प्रोवाइजो क्या कहता है। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में एमडी या मैनेजर हैं तो आप अगली किसी कंपनी में एमडी बन सकते हैं, मैनेजर नहीं बन सकते, एमडी बन सकते हैं। अच्छा, शर्त ये है कि इस अपॉइंटमेंट से पहले यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन होगा जिस कंपनी में आप जा रहे हैं बनने, प्लस नोटिस दिया जाएगा सभी के सभी डायरेक्टर्स को जो इंडिया में है। इंडिया के बाहर वालों को इसलिए नहीं, हालांकि चेंज हो जाना चाहिए था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया है, क्योंकि वो आ कैसे पाएंगे मीटिंग में, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में होना है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद यहाँ चेंज हो जाना चाहिए था, बट नहीं किया। अब एक बात सुनना चाहिए, क्या ये पॉसिबल आप एमडी हैं फर्स्ट में और एमडी सेकंड में बन रहे हैं? अलाउड है, प्लस यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन सेकंड, प्लस नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, एमडी फर्स्ट में है, मैनेजर सेकंड में बन रहे हैं, नो, नॉट अलाउड। मैनेजर है एक में, एमडी बन रहे हैं दूसरी में, अलाउड है, प्लस यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा इन सेकंड में, प्लस नोटिस दिया जाएगा। ठीक हो गई थी बात भी? चलो, अगर केएमपी का ऑफिस वेकेट होता है तो रिजल्टिंग वैकेंसी कैसे फिल होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इन बोर्ड मीटिंग विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर। सेक्शन 203 1 से लेकर 4 तक गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अगर कंपनी कोई भी डिफॉल्ट करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी, छोड़ देना, मत करना।
फिर आता है 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। कौन कौन सी कंपनियों में सेक्रेटेरियल ऑडिट बहुत ज्यादा जरूरी है? पहला मतलब कंपलसरी है लिस्टेड कंपनियों में, यस। उसके अलावा उन पब्लिक कंपनी में भी जिनकी पेड अप कैपिटल कम से कम 50 करोड़ रुपए है या टर्नओवर कम से कम 250 करोड़ रुपए है। अब इसके अलावा जिनकी आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम से कम 100 करोड़ रुपए की है। जिनकी आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कम से कम 100 करोड़ रुपए की है, वहां पे भी सेक्रेटेरियल ऑडिट आएगा ही आएगा। सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिपोर्ट MR3 फॉर्म के अंदर आएगी। ठीक हो गई इतनी बात। फंक्शंस ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या है? गार्ड सीए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइडेंस का काम देगा। यही कोड हमने 168 में भी किया है, 166 में भी, जहां ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर की बात करते हैं, बट वहां गार्ड में GUAR आता है, यहाँ पे गार्ड है। अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, जब जब बोर्ड से अप्रूवल लेनी होगी तब तब ये काम कौन करेगा? सेक्रेटरी ही करेगा, कंपनी सेक्रेटरी। किसी भी रेगुलेटर के सामने किसी भी कंपनी को प्रेजेंट करना हुआ तो रेगुलेटर को प्रेजेंट करने का काम भी यही करेगा। ROC से भी सबके सामने प्रेजेंट भी यही करेगा। डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज जो भी लॉ में लिखी हुई है, मीटिंग कन्वीन करने का काम भी यही करेगा, और बोर्ड को जब जब मदद होगी कंप्लायंस से रिलेटेड तो मदद भी यही करेगा। तो ये आपका पूरे का पूरा मैनेजरियल रेमुनरेशन का चैप्टर था। मुझे 1 मिनट देना, मैं इस पर निशान लगवाता हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने जो इसमें दे रखे हैं बुक में वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा जो मैं PDF अपलोड करूंगा उसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं अभी आपको नोट डाउन करवा लेता हूँ। एक काम करो ना, नोट पहले करना ही शुरू करो। करो जी नोट करना, मैं आपको नंबर बोलना शुरू करता हूँ। या फिर वैसे एक काम करना, जितने क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं वो सारे तो समझ लो कर ही लेना उस PDF में से। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं यहाँ पर जो मैंने डाले हैं इस बुक में। PDF आपके पास होगी, सॉल्यूशंस आपके पास होगा, तो उसमें से देख सकते हो। ठीक है, चलो जी, तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।